Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के 49th पार्ट पर, जहां पर हम समझने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हैंड राइटिंग के बारे में। बेसिकली जो हैंड राइटिंग होती है वो अलग अलग इंडिविजुअल की अलग अलग होती है, और ये अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि उनकी हैबिट्स अलग अलग होती हैं। तो उसी के बेसिस पर यहाँ पर जो हैंड राइटिंग होती है उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो उसी के बारे में आज हम समझने वाले हैं। जो स्टैंडर्ड कुछ होते हैं, कुछ हैंड राइटिंग के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि कितने टाइप्स की होती हैं हैंड राइटिंग, सो बेसिकली ये आपकी कुछ जनरल टाइप्स के बात करें तो वो आपके 10 होते हैं, जिसमें पहला है आपका वर्टिकल हैंड, सेकेंड है बैक हैंड, इटालियन हैंड, ओपन हैंड, क्लोज्ड हैंड, फ्लैट हैंड, वेवी हैंड, ग्रीक हैंड, इसेंट्रिक हैंड एंड लास्ट है आपका राउंड और क्लरिकल हैंड। तो अब इन सभी टाइप्स के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके साथ में एग्जाम्पल भी अटैच रहेगा ताकि आपको वो हैंड राइटिंग को समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं वर्टिकल हैंड की। तो वर्टिकल हैंड क्या होता है, इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। वर्टिकल का मतलब होता है इस तरह से, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है इस तरह से। अब वर्टिकल का मतलब जब ये इस तरह से होता है तो इसका मतलब है कि जो आपके लेटर्स होंगे वो बिल्कुल स्ट्रेट होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इट इज़ वन इन विच द टॉप्स एंड टेल्स ऑफ लेटर्स फ्रॉम एज नियरली एज पॉसिबल अ परपेंडिकुलर विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अब यहाँ पर क्या है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है यानी कि जो आपकी बेस लाइन होती है, बेस लाइन अगर आपकी कई बार इमेजिनरी भी होती है, कई बार ओरिजिनल भी होती है। जो आपके रजिस्टर्स होते हैं जिसमें रूल अवेलेबल होते हैं तो उसमें आपकी जो बेस लाइन होती है वो आपको नज़र आती है। लेकिन जिस कंडीशन में अगर किसी इंडिविजुअल ने ब्लैंक पेपर पे कुछ लिखा हुआ है या फिर अपने ब्लैंक पेपर पे कुछ लिखवाया हुआ है किसी इंडिविजुअल से, तो उस कंडीशन में जो बेस लाइन होती है वो इमेजिनरी बेस लाइन होती है। ठीक है, अब वो आपको इमेजिन कैसे करनी होती है, वो जिस भी तरह से आपके लेटर्स लिखे हुए होते हैं तो उस अकॉर्डिंग, जो भी वर्ड्स लिखे हुए होते हैं तो उस अकॉर्डिंग आपको पेज के हॉरिजॉन्टल मानते हुए आपको उस तरह से बेस लाइन को इमेजिन करना होता है। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपके जो आपका एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, तो ये आपकी जो नीचे है ये बेस लाइन है, इसके ऊपर जो जितने भी लेटर्स लिखे हुए हैं, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी लेटर्स हैं वो इस बेस लाइन से आपका परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि आपका बीच में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के बीच में आपका 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर जितने भी आपके लेटर्स हैं, ये आप सारे के सारे लेटर्स को देख सकते हैं, सब आपके परफेक्टली 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लिखे गए हैं और पूरे आपके सारे के सारे लेटर्स आपके वर्टिकली हैं। ठीक है, तो इस तरह की राइटिंग जो रहती है आपकी वर्टिकल हैंड कहलाती है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं होता है कि जो आपके लेटर्स होंगे उसके बीच में विड्थ जो रहती है वो ज़्यादा होगी। ये आपके कंप्रेस्ड भी हो सकते हैं और ये आपके विड्थ वाले भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है जो भी राइटर है उसकी खुद की हैबिट पर। ठीक है, लेकिन अगर जनरल सेंस में बात करें तो जनरल सेंस में वर्टिकल हैंड का मतलब होता है जो भी लेटर्स होते हैं वो आपकी बेस लाइन से, जो हॉरिजॉन्टल बेस लाइन होती है उस पर परफेक्टली 90 डिग्री का एंगल बनाए हुए होंगे, तो वो आपका वर्टिकल हैंड कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगला है बैक हैंड। तो बैक हैंड का क्या मतलब होता है? बैक हैंड का मतलब है कि आपका जो राइटिंग है उसमें कुछ भी आपका स्लैंट अवेलेबल होगा। अब ये स्लैंट किस तरह से होगा? ये स्लैंट होगा आपका राइट टू लेफ़्ट। राइट टू लेफ़्ट का मतलब होता है ये आपका राइट साइड है, ये आपका लेफ़्ट साइड है, इधर आपका राइट है, इधर आपका लेफ़्ट है। तो यहाँ पर आपका राइट साइड से लेफ़्ट साइड की साइड में आपका स्लोप जो अवेलेबल होगा, तो जिस राइटिंग में ऐसा स्लोप अवेलेबल होगा वो आपका बैक हैंड कहलाता है। और यहाँ पर आपके सामने जो एग्जांपल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपकी बेस लाइन है, इधर आपका राइट साइड है, इधर आपका लेफ़्ट साइड है। तो अब यहाँ पर जितने भी लेटर्स हैं वो सारे के सारे इसी तरफ स्लैंटेड हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो राइटिंग होती है वो आपका बैक हैंड कहलाता है। तो यहाँ पर आपको एग्जांपल जो यहाँ पर लिखा हुआ है इससे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि बैक हैंड किस तरह की राइटिंग होती है। ठीक है, अभी हम आगे मूव करते हैं और अगला है आपका इटालियन हैंड। इटालियन हैंड जो होता है आपका जस्ट रिवर्स होता है बैक हैंड का। यहाँ पर जो स्लोप होगा वो लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ होगा। अब ये कैसे?
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेफ़्ट है, ये राइट एंड है। तो अब यहाँ पर जितना भी स्लोप है वो आपका लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ अवेलेबल, जितने भी लेटर्स हैं सब में आप देख सकते हैं कि सारे के सारे लेटर्स आपका इसी तरह से आपके अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो राइटिंग रहती है ये आपका इटालियन हैंड कहलाती है। और ये चीज़ आपने जो कंप्यूटर में एक ऑप्शन रहता है बोल्ड, इटैलिक्स एंड अंडरलाइन का, तो जो इटैलिक्स का जब ऑप्शन आप चूज़ करते हैं तो सारे के सारे लेटर्स आपका इसी तरह से स्लैंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका स्लैंट अवेलेबल होता है यही आपका इटालियन हैंड कहलाता है। सो उम्मीद करती हूँ यहाँ से आपको इटैलिक्स के एग्जाम्पल से आपको इटालियन हैंड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ पर आपके सामने इसका एग्जाम्पल भी आप इसको देख सकते हैं। अभी हम आगे मूव करते हैं और अगला है आपका ओपन हैंड। तो ओपन हैंड का मतलब क्या है, जैसे कि आपको इसके नाम से समझ में आ रहा होगा कि बिल्कुल ओपनली, बिल्कुल फ्रीली लिखना, हाथ में किसी भी तरह का कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना होना उस टाइम पर, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है, एन ओपन हैंड इज़ वन दैट जनरली अप्रॉक्सीमेट्स टू द वर्टिकल, इट्स डिस्टिंग्विश फीचर बीइंग द वाइड स्पेस बिटवीन द लेटर्स। सो जो ओपन हैंड होता है ये कहीं ना कहीं वर्टिकल हैंड की तरह ही होता है, क्योंकि यहाँ पर भी जो आपके लेटर्स होते हैं वो आपके बेस लाइन से परपेंडिकुलर ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लेटर्स होते हैं इनका जो वाइड स्पेसिंग होती है, जो इनकी विड्थ होती है, वो कंपैरेटिवली आपकी वर्टिकल हैंड से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरह की राइटिंग आपकी ओपन हैंड कहलाती है। और यहाँ पर जो लेटर्स के बीच में स्पेसिंग होती है ये भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से इसको ओपन हैंड कहते हैं। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है वर्टिकल एंड ओपन हैंड में। जो वर्टिकल हैंड होगा वो आपका कंप्रेस्ड भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पर 90 डिग्री अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ओपन हैंड में क्या है, आपका 90 डिग्री के साथ साथ जो लेटर्स होंगे वो आपकी बहुत ज़्यादा, उनकी विड्थ ज़्यादा होगी, लेटर्स के बीच में स्पेसिंग ज़्यादा होगी, लेटर्स का जो आपका लूप बनता है वो आपका ज़्यादा बनेगा। जो लेटर्स में स्पेसिंग रहती है, एक लेटर की बात करें तो वो आपकी स्पेसिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ओपन हैंड क्या होता है। अभी हम आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लोज्ड हैंड की। तो क्लोज्ड हैंड का क्या मतलब होता है, जस्ट ऑपोजिट होता है ये ओपन हैंड का। ओपन हैंड में क्या था, आपका जो लेटर्स थे उसमें स्पेसिंग बहुत ज़्यादा थी, वो वाइड लेटर्स बन रहे थे। यहाँ पर क्या होता है, वाइड ना बन करके बहुत नैरो बनेंगे और लॉन्ग बनेंगे और क्राउडिंग बहुत ज़्यादा होगी एक दूसरे से। और यहाँ पर स्लोप भी अवेलेबल होगा लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको इटालियन के साथ में कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि इटालियन में भी ऐसा होता है, लेकिन इटालियन में क्या होता है कि जो आपकी टेल्स और जो आपकी हाइट होती है लेटर्स की वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, वो बहुत लॉन्ग और बहुत नैरो नहीं होते हैं। लेकिन क्लोज्ड हैंड में वो बहुत लॉन्ग होते हैं लेटर्स, बहुत नैरो होते हैं लेटर्स, और इनका स्लोपिंग भी आपकी लेफ़्ट साइड से राइट साइड होती है। तो इस तरह से आपका क्लोज हैंड बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लेटर्स हैं इनकी जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है और इनमें कंजेशन, इनमें कंप्रेशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। कई बार ये कंप्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको क्या लिखा है वो भी, उसमें भी क्लैरिटी बहुत अच्छी सी नहीं मिल पाती है। तो इस तरह की जो राइटिंग होती है वो आपकी क्लोज्ड हैंड कहलाती है। अब ये बेसिकली ओपन हैंड और क्लोज्ड हैंड जो राइटिंग बनती है उसका बेसिक क्या, आपका किस वजह से वो बनता है। सो बेसिकली जब ओपन हैंड राइटिंग होती है तो वो जनरली उन लोगों की राइटिंग बनती है जो लोग पेन को बहुत लाइटली पकड़ते हैं और बहुत फ्रीली उसको लिखते हैं, ताकि जिससे क्या होता है कि जो आपका पेन होता है वो कम्प्लीटली बहुत आराम से वो फ्रीली मूव कर सकता है, उसमें मूवमेंट बहुत अच्छा मिल जाता है। तो इसी वजह से हैंड में किसी भी तरह का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं बचता है, क्योंकि पेन को आपने बहुत लाइटली पकड़ा हुआ है। अब यहाँ पर क्लोज्ड हैंड में क्या होता है कि अगर कुछ इंडिविजुअल ऐसे हैं जो कि पेन को बहुत टाइटली पकड़ते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ में पकड़ते हैं, तो उसकी वजह से जो आपकी फिंगर्स होती हैं, जो आपकी रिस्ट होती है, उसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन बन जाता है आपकी मसल्स की वजह से, क्योंकि मूवमेंट उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइटली पेन को पकड़े हैं। तो कुछ जो आपकी मसल्स का आपका प्रेशर है वो आपका पेन के ऊपर जा रहा है, तो इसकी वजह से रिस्ट और फिंगर्स में उतना परफेक्टली, उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो पाता है। इसकी वजह से एक तो जो आपकी रिस्ट और फिंगर्स हैं उसमें मोशन कम हुआ, उसके अलावा जब आप प्रेशर के साथ में पेन को पकड़े हैं तो वो आपकी जो राइटिंग सरफेस है उस पर भी प्रेशर लगा रहा है, तो उसकी वजह से जो राइटिंग सरफेस होती है उसमें डिप्रेशन होता है, तो वो आपका कम्प्लीटली उसमें बहुत परफेक्ट फ्लो नहीं बन पाता है। अब क्योंकि वहाँ पर फ्लो की कमी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर डिप्रेशन बनने लगेगा, तो इसकी वजह से पेन को मूव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी।
तो इस वजह से जो लेटर्स बनते हैं क्लोज्ड हैंड में वो आपके कंप्रेस्ड हो जाते हैं और जो लेंथ होती है वो बहुत लॉन्ग होने लगती है। तो ये चीज़ आपका रहता है क्लोज्ड हैंड में। अगर बहुत टाइटली पेन को पकड़ते हैं तो उस वजह से जनरली आपका क्लोज्ड हैंड राइटिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इतना बात कर लिया और अभी हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्लैट हैंड। तो फ्लैट हैंड में क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ हैंड राइटिंग इन विच द कैरेक्टर्स हैव एन ऑब्लेट और फ्लैटेंड अपीयरेंस। ऑब्लेट का मतलब होता है कि जो आपके लेटर्स होते हैं वो बहुत फ्लैट हो जाते हैं, उनकी जो वर्टिकल लेंथ होती है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है और जो उनकी हॉरिजॉन्टल लेंथ होती है वो बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो जैसे कि आपका ओ है, ए, जी एंड ई जो रहता है, इनके जो ओवल्स बनते हैं, इनके जो लूप बनते हैं वो आपके हॉरिजॉन्टली बनते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डी है, ओ बना है और ये आपका ई बना है। तो इसमें जो भी आपका लूप बन रहा है इसकी जो विड्थ है आपकी ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, नॉर्मली आपका देखने को मिलता है कि वो आपका नॉर्मल सर्कल बनता है, लेकिन जो फ्लैट हैंड रहता है वहाँ पर जो आपकी विड्थ रहती है वो आपकी हॉरिजॉन्टली होती है। जितने भी लूप्स बनते हैं उनकी जो विड्थ होती है वो आपकी हॉरिजॉन्टली बनती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रहता है, इसमें जो टेल्स और लूप्स बनते हैं, जो इनके टेल्स और टॉप्स होते हैं वो भी कंपैरेटिवली शॉर्ट होते हैं और जो लूप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वाइड बनते हैं। और इस तरह की राइटिंग जो रहती है वर्टिकल हैंड से कुछ कुछ मिलती रहती है, लेकिन डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है कि आपके जो लूप्स होते हैं वो बहुत वाइड होते हैं और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में वाइड होते हैं, और जो आपके टेल्स एंड टॉप होते हैं, यानी कि टेल का मतलब होता है जो एंडिंग पोर्शन होता है और टॉप का मतलब होता है जो ऊपर साइड का पोर्शन होता है। जैसे कि अगर हम वाई की बात करें तो ये इसकी टेल है, यहीं पर अगर हम टी की बात करें तो ये इसका टॉप है। ठीक है, यहीं पर अगर हम एफ़ की बात करें तो एफ़ का ये ऊपर टॉप है और ये इसकी टेल है। ठीक है, तो फ्लैट हैंड में क्या रहता है कि जो टॉप होता है और जो टेल होता है वो दोनों के दोनों आपके कम होने लगते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये टी है तो ये बहुत शॉर्ट बना है। नॉर्मली अगर इसको क्लोज्ड हैंड से मैच करें तो क्लोज्ड हैंड में जो टी बनेगा वो काफ़ी लंबा बनता है और लूप भी आपका बहुत कम बनता है। लेकिन जो फ्लैट हैंड होता है वहाँ पर आपका जो टॉप रहता है वो भी बहुत छोटा हो जाता है और जो लूप आपका जो टेल रहती है वो भी बहुत छोटी हो जाती है और जो लूप रहता है वो उसमें विड्थ इंक्रीज़ कर जाती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको फ्लैट हैंड समझ में आ गया होगा। और अभी हम आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट है यहाँ पर आपका वेव हैंड। तो वेव हैंड क्या होता है, वेव हैंड के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, जो वेवी हैंड होता है जिसमें वेवनेस बहुत ज़्यादा नज़र आती है, जिसमें जो वेवनेस का मतलब होता है जो मोशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और ये इस तरह का जो मूवमेंट होता है बेसिकली सर्पेंटाइन वेवीनेस होती है। तो यही इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी हो जाता है। जनरली ये वर्टिकल हैंड की तरह ही होता है, लेकिन इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सर्पेंटाइन वेवीनेस होती हैं। मतलब आपका बहुत ज़्यादा इसमें कुछ इस तरह का आपका ये इस तरह का जो मोशन होता है ये आपका वेवीनेस कहलाता है और सर्पेंटाइन वेवीनेस कहलाता है। तो इस तरह की आपका मोशन देखने को मिलता है। इसमें बहुत ही माइन्यूट से या फिर बिल्कुल ना के बराबर लूप या फिर बियर्ड लेटर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, बियर्ड लेटर्स का क्या मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपका टी है तो टी का जो क्रॉस होता है ये ज़रूरी होता है, लेकिन इसमें टी का क्रॉस अवेलेबल नहीं होगा, तो इस तरह के लेटर्स आपके बियर्ड लेटर्स कहलाते हैं। बाकी इसके अलावा और हमने एग्जांपल की हेल्प से इनको पूरा जब सिग्नेचर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे थे वहाँ पर समझा था और उसकी डेफिनेशन जब हमने बात करी थी वहाँ पर ही बहुत डिटेल में हमने समझ रखा है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने वो वाला वीडियो देख लिया होगा तो आपको चीज़ें में और अच्छी सी क्लैरिटी मिल गई होगी। ठीक है, तो जो आपकी वेवी हैंड होता है उसमें लूप्ड लेटर्स और बियर्ड लेटर्स बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलते हैं और जनरली नहीं ही दिखते हैं। ठीक है, इसमें क्या रहता है, जो राउंडेड बॉडीज़ लेटर्स होते हैं यानी कि जिसमें लूप बनता है उसके जो सर्कल होते हैं वो बहुत ही रेयरली होता है कि वो कंप्लीट हो पाएँ। जो वेवी हैंड होता है उसमें जो भी लूप बनेगा उसका लूप कंप्लीट होना बहुत ही पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें जनरली जो भी लूप बनते हैं वो कम्प्लीटली आपके एक जगह पर कहीं ना कहीं ओपन आपको ज़रूर दिखेगा। जैसे कि अगर हम ए की बात करें तो ए का लूप जो बनता है वो कम्प्लीटली ऐसा बनता है, लेकिन यहाँ पर आपका कुछ इस तरह से बनेगा और ये लूप आपका कम्प्लीटली बंद नहीं हो पाएगा। तो कई बार ये जो ए बन जाता है ये यू की तरह दिखने लगता है और जो टी रहता है वो जनरली आपका अनक्रॉस्ड बनता है। ठीक है,
यहीं पर अगर हम जी की बात करें तो जी में आपका लूप बनता है, लेकिन इस तरह की जो हैंड राइटिंग होती है वहाँ पर आपका जी कम्प्लीटली बंद नहीं होगा, तो ये आपका कई बार वाई के जैसे भी अपीयरेंस दे देता है। तो ये आपकी वेवी हैंड कहलाती है। इस तरह की जो राइटिंग होती है ये आपके इसके बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। सर्पेंटाइन वेवीनेस, जहाँ पर लूप लेटर्स और बेयर्ड लेटर्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, और जो लूप अवेलेबल होता है, जहाँ भी लूप अवेलेबल होना चाहिए, वो आपका लूप कम्प्लीटली हो भी नहीं पाता है, कम्प्लीटली बंद भी नहीं हो पाता है। सो द कैरेक्टरिस्टिक्स दो इनकम्प्लीट आर ऑलवेज यूनिफॉर्म इन दियर इरेगुलरिटी। तो जो भी इरेगुलरिटीज़ होती हैं, यानी कि जो आपका लूप कंप्लीट नहीं हो पाता, ये एक तरह से इरेगुलरिटी हुई। लेकिन इस तरह की राइटिंग में ये अपनी परफेक्ट तरह से लिखते हैं, ये बिल्कुल यूनिफॉर्म चीज़ लगती है। ठीक है, तो ये आपका वेवी हैंड रहता है, वेव हैंड राइटिंग होता है। ठीक है, सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और अभी हम आगे मूव करते हैं, और नेक्स्ट है आपका ग्रीक हैंड। तो ग्रीक हैंड का क्या मतलब होता है, जो आपके जनरली जो प्रिंटेड कैरेक्टर्स होते हैं, जो आपके टाइप राइटिंग में आपने देखा होगा टाइप राइटर्स जैसे जो प्रिंटेड आता है, जो आपका अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो वहाँ से जो प्रिंटेड आपको डॉक्यूमेंट मिलते हैं, तो वो जो राइटिंग होती है उस तरह के जो कैरेक्टर्स जो लोग लिखते हैं वो आपका ग्रीक हैंड कहलाता है। सो इसमें क्या है, दिस इज़ द नेम गिवन टू अ टाइप ऑफ राइटिंग दैट अप्रोक्सीमेट्स टू द प्रिंटेड कैरेक्टर. Many letters, both capital and small, are formed to imitate print, particularly the capitals like T, X, Y, R, B and D. And small letters की बात करें तो E, F, G, H, J, K, P, R, T, V, W, X, Y, Z. It is a hand frequently found in writings of classical scholars, literally men engaged in work entailing careful research, and often इज़ एन एविडेंस ऑफ शॉर्ट साइट। सो ग्रीक हैंड जो रहता है जनरली जो शॉर्ट साइट होता है इसका एक एविडेंस होता है। उसके अलावा जो क्लासिकल स्कॉलर्स होते हैं उनकी राइटिंग आपकी देखने को मिलती है। बाकी इस तरह की राइटिंग बहुत ही रेयर होती है, क्योंकि इसमें जो लेटर्स बनते हैं, जो कैरेक्टर्स बनते हैं, वो आपके जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट के कैरेक्टर्स होते हैं उसके साथ में सिमिलैरिटी रखते हैं, बिल्कुल उस तरह की राइटिंग बनती है। तो वो जो आपकी राइटिंग होती है वो ग्रीक हैंड कहलाती है, और बिल्कुल जो प्रिंटेड कैरेक्टर्स होते हैं उनकी तरह से लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो इसी वजह से इस तरह की राइटिंग बहुत ही रेयरली देखने को मिलती है। ठीक है, सो ये हो गया आपका ग्रीक हैंड। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है आपका इसेंट्रिक हैंड। तो इसेंट्रिक हैंड, अगर हम इसेंट्रिक टर्म की बात करें तो इसेंट्रिक का हिंदी में मीनिंग होता है सन की, मतलब कि साइको। सो इसेंट्रिक हैंड इज़ वन दैट प्रेजेंट्स वेरियस मार्क्ड peculiarities and departures from standard values in the formation of capital letters and cannot be placed in any recognized class, though it may approximate to one more than to another. सो इस तरह की जो राइटिंग होती है इसमें बहुत ज़्यादा पिक्यूलियरिटीज़ देखने को मिलती हैं, बहुत अलग अलग से एम्बलिशमेंट्स देखने को मिलते हैं, बहुत अलग अलग से कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखने को मिलते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, स्टैंडर्ड रूल से बिल्कुल अलग होते हैं, और उनको किसी भी पर्टिकुलर क्लास के अंदर रिकॉग्नाइज कर पाना, उसको किसी पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन के अंदर डाल पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वो सारी राइटिंग आपकी इसेंट्रिक हैंड में आ जाती है। ठीक है, यहीं पर अगर हम बात करें सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर में जनरली क्या रहता है कि जो आपके सिग्नेचर का फर्स्ट लेटर होता है या फिर जो सेकेंड लेटर होता है, जनरल केसेस में फर्स्ट लेटर जो रहता है उसमें कुछ यूनिक सी डिज़ाइन देखने को मिलती है, कुछ बहुत ही यूनिफॉर्म आपका बिल्कुल डिस्टिंक्ट लेटर्स देखने को मिलते हैं, डिस्टिंक्ट आपका एम्बलिशमेंट्स देखने को मिलता है, जो कि जनरली नहीं होता है। जनरल पर्पज़ से बात करें तो वो आपका वैसा नहीं बनता है, लेकिन वहाँ पर वो पर्टिकुलर लेटर जो रहते हैं वो आपका डिफरेंट बनता है। तो इस तरह का जो चेंजेस रहते हैं किसी पर्टिकुलर लेटर में या फिर पूरी की पूरी राइटिंग में, तो वो चीज़ आपकी इसेंट्रिक हैंड कहलाती है, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। नॉर्मल किसी भी स्टैंडर्ड रूल में के अंदर किसी भी पर्टिकुलर हैंड राइटिंग के अंदर उसको क्लासीफाई कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, तो वो सारा का सारा आपका इसेंट्रिक हैंड में आ जाता है। ठीक है, सो इतना हो गया आपका इसेंट्रिक हैंड। एंड अभी हम बात कर लेते हैं लास्ट राइटिंग की, वो है आपका राउंड और क्लैरिकल हैंड। तो राउंड और क्लैरिकल हैंड क्या होता है, इट इज़ अ राइटिंग that preserves a class affinity for the round regular hand of the average schoolboy, with the difference that while the characters are formed on regular copybook the hand is written with considerable fluency and firmness, it is generally only a little out of perpendicular, sloping slightly towards the right. So यहाँ पर क्या होता है,
जो आपके स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्टार्टिंग में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो उस टाइम पर उनको जैसे जैसे जो कुछ भी उनकी टीचर सिखाती है, जिस तरह की उनकी राइटिंग होती है, वही राइटिंग का इम्पैक्ट हर एक स्टूडेंट पर पड़ेगा। क्योंकि जैसा वो लिख के ब्लैक बोर्ड पर समझाएंगी, बच्चा जो रहेगा डिट्टो सेम टू सेम वैसे ही कॉपी करेगा, क्योंकि उनको बताया जाता है कि आपको एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है। तो जितने भी इस क्लास के स्टूडेंट्स होंगे, तो उनकी ऑन एन एवरेज अगर राइटिंग देखी जाए तो सबकी लगभग सेम टू सेम होगी। बट डिफरेंस कहाँ पर आएगा, जब वो अपनी राइटिंग में जब लिखते हैं एंड फिर अपने अकॉर्डिंग, अपने माइंड के अकॉर्डिंग उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं, छोटे मोटे से। बिल्कुल स्टार्टिंग के लेवल की बात करें तो वो आपकी जो राइटिंग बनती है वो आपकी राउंड और क्लैरिकल हैंड कहलाता है, क्योंकि वहाँ पर जो लेटर्स होते हैं, जनरली जो आपको सिखाया जाता है वो आपको बड़े बड़े लेटर्स बनाना, बिल्कुल राउंड लेटर्स बनाना सिखाया जाता है। तो उस तरह की जो राइटिंग रहती है वो आपकी राउंड और क्लैरिकल हैंड कहलाता है। इसमें जनरली जो लेटर्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं बेस लाइन से, और कई बार थोड़ा सा स्लोप देखने को मिलता है राइट साइड में। राइट साइड में का मतलब है कुछ इस तरह का स्लोप, बहुत माइन्यूट सा, बहुत हल्का सा स्लोप देखने को मिलता है। तो ये आपका राउंड और क्लैरिकल हैंड कहलाता है। सो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको सारी की सारी हैंड राइटिंग समझ में आ गई होंगी कि कौन सी हैंड राइटिंग किस तरह से होती है। तो अब आपको करना क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि आपकी हैंड राइटिंग किस तरह की है। अपनी हैंड राइटिंग को एनालाइज करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आप इसमें से किस तरह से लिखते हैं। देखते हैं कि इसमें से कौन कौन सी टाइप्स के हैंड राइटिंग वाले स्टूडेंट्स मेरे साथ पढ़ रहे हैं। सो बताइएगा ज़रूर से, मुझे बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपके बारे में कुछ जान के। ठीक है, सो यहाँ पर ये वीडियो एंड करते हैं एंड इसकी PDF के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पर और इंस्टा पर कनेक्ट कर लीजिएगा, बहुत सारा कंटेंट वहाँ भी अवेलेबल है। और क्विज़ के लिए वेबसाइट पर विजिट करिएगा, बहुत सारे MCQs आपके लिए अवेलेबल हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के MCQs वहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुँच जाए। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा फॉर डेली अपडेट्स एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर।